हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो युक्ति आधारित प्रश्नों में हम ले आए हैं आज एसी जनित्र या प्रत्यावर्ती जनित्र। इसी को हम डायनेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये है क्या, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो कि 2020 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ही हमने यहाँ पर कवर किया है। डायनेमो या जनित्र क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिएगा। सिद्धांत बताना है, रेखाचित्र बनाना है, मुख्य भागों के नाम बताना है और ये कैसे वर्किंग करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों हम सारी चीजों को समझते हैं। एक बार आप जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं आपको समझाऊं। उस बीच में मैं बीच में आऊंगा तो हो सकता है आपको क्लियर दिखेगा नहीं, तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। समझते हैं एसी जनरेटर क्या है। देखिए जनरेटर नाम ही अपने आप में कुछ बोल रहा है, जो कुछ जनरेट करे, कुछ नया बनाए। तो अगर हम बात करें, एक हमारे पास मोटर होती है, हम मोटर में क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं और मोटर क्या करने लगती है, चालू हो जाती है। मतलब अगर हम कहें चलने लगती है तो वो क्या है, विद्युत धारा से वो पंखुड़ी घूमने लगती है, तो वो कौन सी धारा, कौन सी ऊर्जा बन जाती है, तो वो बन जाती है यांत्रिक ऊर्जा। मतलब उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा में मतलब कौन सी ऊर्जा बन रही है, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर का उल्टा होता है एसी जनरेटर, या जिसको बोलते हैं डायनेमो। एसी मतलब प्रत्यावर्ती, डायनेमो। तो हम कहें कि विद्युत मोटर क्या करती है, तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन अगर हम बात करें डायनेमो जनित्र, डायनेमो या जनित्र क्या है, तो ये किसको करेगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करने वाली, कन्वर्ट करने वाली या परिवर्तित करने वाली युक्ति है। देखिए आंसर लिखते हैं, समझते हैं। तो क्या है, यह ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को, यहां पर नोट करने वाली बात है बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। कुल मिला के हम बोल सकते हैं, हमें एक चीज तो पता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का रूप परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये रूप परिवर्तित करने वाली ही युक्ति है जो यांत्रिक, जो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा की सहायता से हमें विद्युत ऊर्जा देती है। चलिए समझ में आ गया। अब हम इसके पॉइंट पर आते हैं कि ये है क्या, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें क्या आना चाहिए बच्चों, पॉइंट पर आना चाहिए। इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यही इसका सिद्धांत है। तो जैसा कि आप यहां पर दिख रहे हैं, यही इसका सिद्धांत है। और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो E इक्वल टू माइनस d5v अपॉन dt, और धारा जो होगी वो ये होगी। ये कहां से मिला हमें, तो फेराडे के लेंज नियम से पता चला। तो सिद्धांत आपको पता चल गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और शॉर्ट में बोले तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, नामांकित रेखाचित्र और मुख्य भागों के नाम। मतलब दूसरे और तीसरे को मैंने ये डायग्राम में कवर कर लिया। देखो बच्चों ये देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं नामांकित रेखाचित्र, तो यहां पर ये आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, ये देखिए एक कुंडली दिखाई दे रही है, ये है ना। तो ये एक कुंडली बनी हुई है, थोड़ा सा इसको अगर डार्क कर देता हूं, शायद दिख नहीं रहा होगा। यहां पर ये ब्रश लगे हुए हैं जिसको ब्रश B1 और ब्रश B2 बोला हुआ है। यहां पर ये स्लिप रिंग्स लगी हुई है, ये स्लिप रिंग्स लगी हुई है, ठीक है। और ये मैग्नेट लगे हुए हैं जो आपको क्या देने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड देने वाले हैं। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस टाइप से। अब देखते हैं, तो ये तो हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम आप चाहें तो इसको एज इट इज डायग्राम बना लें। दूसरी बात, इनमें कौन सी चीज क्या है, नामांकित रेखाचित्र बोल रहे थे, तो हम बोले कि B1 और B2 क्या है, दो ब्रश हैं। यहां पर देखिए ये B1 और B2, ये B1 हो गया और ये B2, दो ब्रश हैं। ABCD, ABCD की बात करिए, रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ABCD, ये क्या है, तो ये है हमारे पास आर्मेचर कुंडली या आर्मेचर कॉइल भी कह सकते हैं। एन और एस क्या है, दो चुंबक हैं जो आपको चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करेंगे। ये एन है, मतलब नॉर्थ, और ये साउथ, दो चुंबक हैं। और S1 S2 क्या है, दो सर्पी वलय है। यहां पर आप देख रहे होंगे एक वलय ये है और एक वलय ये है, सर्पी वलय, तो दो सर्पी वलय है। और यहां से आप आउटपुट लेंगे, यहां लोड से आप क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आता है कॉन्सेप्ट, और क्या चीज है, तो जैसे इसमें यहां पर एक रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल भी हो सकती है। तो ये रेक्टेंगुलर यहां पर बनी है, सॉफ्ट आयरन कोर बनी है, जिसको नर्म लोह क्रोड कहते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें क्या बता दी, नामांकित रेखाचित्र तथा मुख्य भागों के नाम भी बता दिए। मतलब हमने इसमें दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट को
कवर कर दिया। अब सबसे इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वर्किंग, ये काम कैसे करता है बच्चों, तो इसको समझना पड़ेगा हमें कि ये काम कैसे करता है, समझे? ओ शिट, चलो कोई बात नहीं। अगर हम देखें, हाँ देखिए ये काम कैसे करता है, तो इसको अब हम समझेंगे बच्चों कि ये काम कैसे करता है, इसी में थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि ये काम कैसे करेगा, तो देखिए जैसे ये कुंडली इसमें रखा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा की हेल्प से इसको क्या है, कोई बाहरी सोर्स से इसको थोड़ा सा बल मतलब धारा प्रवाहित की जाती है, थोड़ा सा कहीं ऊर्जा दी जाती है। तो ये कुंडली, कुंडली का ये ए विभाग आता है, पहले क्या आता है बच्चों, ए विभाग आता है, ये लीजिएगा, इसको मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, चलो व्हाइट कलर लेता हूं। देखिए जब ये कुंडली का ये वाला भाग, इसको अगर मैं थोड़ा ऐसा रेक्टेंगुलर बना दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर एक एक्सिस लगा रहता है, ये देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन लगा हुआ होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा इसको किसी एंगल थीटा से करते हैं, तो इसमें एक बल लगने लगता है। आपको पता है जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल लगता है, और उस पर बल लगने वाला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। क्या लगेगा बेटा, बी आई एल साइन थीटा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर देखेंगे, धारा मान लीजिए इसमें कहा ऊपर की तरफ हमने हल्की धारा प्रवाहित की, और तो आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र किधर इधर है, धारा ऊपर जा रही, तो बल किधर लगा, अंदर की तरफ। बल किधर लगेगा, अंदर की तरफ। और ये वाली कुंडली में बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ। ये उसका उल्टा है, ऐसा करंट जा रहा है ऐसे और ये ऐसे, लेकिन ये और ये दोनों बल क्या है, एक दूसरे से परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत होने से ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या करेगा, बल युग्म आघूर्ण क्रिएट करेगा। लेकिन मेन हम यहाँ पर वो सारी चीजें ना समझ के इसका धारा कैसे बना रहे हैं वो समझते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। जैसा अब मैं कार्य विधि पे आ गया हूं कि ये कार्य कैसा करता है, तो कुंडली में लगने वाले बल आपको बता दिया है, इसमें कितने, 4 बल लगने वाले हैं। तो एक बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक जो कुंडली है इसकी लंबाई है एल, यहां से यहां तक लंबाई क्या है, एल, तो ये वाली लंबाई भी क्या होगी, एल। और अगर ये वाली बोला बी, तो ये वाली लंबाई भी क्या होगी, बी। हमें पता आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती है रेक्टेंगल की, इसलिए रेक्टेंगल कॉइल से समझ में आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसमें उत्पन्न जो बल युग्म आघूर्ण होगा ये होगा, लेकिन हमें ये पता करना है कि धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम मान रहे हैं कि किसी क्षण कुंडली पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अब चुंबकीय फ्लक्स तो लिंक हो गया, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। जब समय के साथ किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमने माना किसी क्षण जो उस कुंडली से संबद्ध या बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है या लिंक जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एनबीए कॉस थीटा है, जहां पर थीटा, थीटा क्या है, थीटा ओमेगा टी है, और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा यहां पर क्या है बच्चों, कोणीय आवृत्ति। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको समीकरण 1 बोल रहे हैं, समीकरण 1। और हमने क्या किया, ये समीकरण 1 जो है, समीकरण 1, ठीक है। अब इसी को इतना पहले नोट कर लीजिए, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूं। हाँ देखिए, समीकरण 1 का हमने समय के साथ में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो ये डी फाइव वी अपॉन डी टी लेफ्ट साइड आ गया, और राइट साइड ये नियतांक एन क्या है, यहां पर एन है कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। बी यहां पर क्या है बच्चों, बी है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है ना। और ए क्या है, ए है क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल है ना। तो आपने देखा cos थीटा, और थीटा का मान क्या हो गया, ओमेगा टी। तो आपने जब देखा तो इसका जब आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। आपने क्या किया, इसका क्या किया है, यहां से करता हूं है ना। अब आपको पता है, आपको फेराडे लेंज नियम से पता होगा, इसको यहां से हटाई देता हूं तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको ये पता है, ये जब आप कॉस का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो कॉस ओमेगा टी, चलो यहां पर लिखता हूं, तो इसको हम फेराडे लेंज नियम से क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। तो इसको हमने लिख दिया माइनस ई, ये माइनस इधर आ जाएगा तो डी फाइव वी अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर ये एन का एन ही रहेगा, बी का बी रहेगा, ए का ए रहेगा, क्योंकि ये तो सब नियतांक है।
और कॉस ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी कहता है, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा का भी करेंगे तो ये ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन बी ए ओमेगा, और ये क्या आ गया बच्चों साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है ये एक्स्ट्रा चीज जो है यहाँ पर एन बी ए ओमेगा, ये एन बी ए ओमेगा क्या है ई नॉट है, क्या है बच्चों ई नॉट, तो ई नॉट क्या हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, तो ये हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये यहां पर ये वाला मान जो है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या बोलते हैं ताक्षणिक मान, ताक्षणिक मान, किसका ताक्षणिक मान आ गया बच्चों ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान ये वाला, और ये वाले मान को क्या बोलते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू, ठीक है। और ओमेगा तो मैंने आपको बता दिया कि कोणीय आवृत्ति है, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा, आया हो तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अब हम धारा पे आते हैं, इसको धारा बनाते हैं, तो ये क्या लिखा है एन बी ए ओमेगा को हमने ई नॉट लिख दिया। अगर मैं अब बोलूं धारा की बात, तो जैसे मुझे प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन मुझे इसको धारा बनाना है, तो धारा बनाने मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा बच्चों, आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है आर इंटू आई, तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर आई, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन आर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहां पर आई नॉट का मान क्या आ जाएगा ई नॉट अपॉन आर। मतलब धारा का जो पीक वैल्यू है या शिखर मान है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के शिखर मान बटे जो प्रतिरोध होता है उनके अनुपात के बराबर होता है, तो हमने इसी को क्या लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, और ये वाला बच्चों क्या है शिखर मान, शिखर मान है ना। ओके, अब देखिए एक साइकिल का हम समझना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्यों इसका परिमाण कैसे बदल रहा है, तो देखिएगा यहां पर हम मान के चल रहे हैं जीरो है, और ये देखिए बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर से यहाँ जीरो आ गया, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर से ये जीरो आ गया। तो हम अगर यहां पर ले बात यहां पर करें तो थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी का मान यहां पर क्या है जीरो है, जब जीरो होगा तो करंट का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों जीरो हो जाएगा। देखिए थीटा जीरो तो करंट का मान जीरो हो गया, तो थीटा यहां पर जीरो है, यहां पर यहां से देखें तो थीटा का मान कितना है बच्चों पाई बाई टू, और पाई बाई टू है तो आई का वैल्यू कितनी हो जाएगी आई नॉट हो जाएगी। मतलब जब थीटा का मान पाई बाई टू है तो करंट क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा, और ये अधिकतम करंट को ही क्या बोलते हैं शिखर मान। फिर यहां पर देखा तो थीटा का मान कितना आ रहा है बेटा पाई आ रहा है 180 आ रहा है, और 180 में धारा का मान फिर से कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। फिर थीटा का मान बढ़ाइएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा ये पाई बाई टू जीरो पाई बाई टू पाई हो गया, अब पाई में पाई बाई टू ऐड कर दीजिएगा, मतलब ये 3 पाई बाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू में फिर से करंट का मान क्या हो जाएगा माइनस आई नॉट हो जाएगा, मतलब ये माइनस में हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा शिखर मान। फिर एक कंप्लीट साइकिल किया तो ये यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 2 पाई, और 2 पाई हो जाएगा तो आप यहां पर साइन थीटा, थीटा मतलब ये वाला पूरा पार्ट रखेंगे थीटा की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, तो फिर से ये कितना हो जाएगा जीरो। अतः एक कंप्लीट चक्र में जो धारा का मान होता है वो शून्य होता है, ये हमें पता ही है, तो इस टाइप से बढ़ेगा। अब आपको पता है यहां से यहां तक जाने में ये समय लगेगा, इसको बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टी बाई टू, और पूरा करने में स्मॉल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपिटल टी, क्या हो जाएगा कैपिटल टी, जिसको हम क्या बोलते हैं आवर्त काल बोलते हैं। इसका हाफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा टी बाई फोर, मतलब इसका हाफ। ओके, ऐसे करके आप इसका निकाल सकते हैं। आई होप ग्राफ भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो ऐसे करके हमने इसका वर्किंग समझा है, ठीक है। ये है, ये हमने समझा है एसी जनित्र क्या होता है कैसे कार्य करता है। तो अगर
छोटी छोटी बात अगर हम ध्यान रखें तो इसमें जब वर्किंग की बात करें, जब हम वर्किंग की बात करें, किसकी बात करें, जब वर्किंग की बात करें तो एक चीज मुझे यहां पर नोट करने वाली होती है कि मैं इसको थोड़ा सा अगर यहां से हटा के और अगर एकदम क्लियर बताऊं तो हमें क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैग्नेट है ना, थोड़ा सा मुझे वर्किंग लगता है एक बार और समझाना चाहिए। ये मान लीजिए मैग्नेट है ना, वर्किंग समझा रहा हूं, कार्यविधि एक बार और थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं, कार्यविधि को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक कुंडली थी, ये जो आपने देखा वही कुंडली थी, है ना, और यहां पर ये ए बी आर्मेचर का पार्ट था और ये बी सी हो गया और ये डी हो गया। तो इसके चार भाग दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ नॉर्थ था और यहाँ साउथ था। जब इसमें धारा आपने प्रवाहित की बाहरी सोर्स से तो आपने देखा कि इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली कोई एंगल बना रही है, कौन सा एंगल बना रही है, थीटा, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो किसी क्षण हमने मान रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो कोण बन रहा है, क्योंकि हमें पता है फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी ए या एन बी ए कॉस थीटा, क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा होता है, ये हमें पता ही है। तो हम मान रहे हैं किसी क्षण पर जो चुंबकीय फ्लक्स इसमें लिंक हो रहा है उसमें जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी मान लिया। अब इसका क्या करा हमने, हमें पता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, तो फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ किया तो उसका अवकलन कर दिया, अवकलन कर दिया तो इसमें कुछ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो धारा तो उत्पन्न होगी ही अगर क्लोज सर्किट है तो, और हम वो लोड से उसका आउटपुट ले लेंगे। आई होप एसी जनरेटर का आपको शॉर्ट में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।